Okay. Good evening, everyone. My name is Kirti Agrawal, and today I am going to teach you nutrition in plant. This is the chapter from class 7, chapter number 1. So today we'll study about this chapter. Before going to start the chapter, first I would like to ask you a question. Why do we need food? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसी भी चीज़ के बिगिनिंग से पहले हमारा थॉट है कि हमें फूड की क्या ज़रूरत है. व्हाई डू वी नीड फूड? फूड क्यों चाहिए होता है? तो इसका आंसर क्या होगा कि फूड गिव्स अस एनर्जी. हमें एनर्जी देता है फूड. हमारी हेल्थ को बिल्ड करता है, हमारे ऑर्गन्स को रिपेयर करता है, हमें हेल्प करता है एक्टिविटीज़ करने में. डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ होती है लाइक वॉकिंग, रनिंग, ईटिंग, डांसिंग, जो भी हम काम करते हैं ऑफिस में, वो सब करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी. तो एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से. ठीक है. और फूड में क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. राइट. फूड में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स और वाटर भी. ठीक है. तो ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए. तो कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट हमारा प्रेजेंट होता है ब्रेड, पोटैटो. अगर हम ब्रेड खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा. कार्बोहाइड्रेट क्या है? न्यूट्रिएंट है. न्यूट्रिएंट हमें मिलेंगे तो क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी. एनर्जी मिलेगी तो हम क्या कर पाएंगे? हमारे डेली रूटीन के जितने भी वर्क हैं हम वो इजीली कर पाएंगे. ठीक है. तो वैसे प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है? पल्सेस में, एग्स में, व्हीट में, मिल्क में. ठीक है. वैसे ही वाइटामिन्स, फैट भी है एक. फैट यहाँ लिख देती हूँ मैं, फैट. तो फैट किस में प्रेजेंट होता है? बटर में, चीज में. ठीक है. और जैसे घी वगैरह, ऑयल, इन सब में फैट प्रेजेंट होता है. वाइटामिन्स किस में प्रेजेंट होते हैं? वाइटामिन्स हमारे जूसेस में. ठीक है. इन सब में हमारे वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं. बट वाइटामिन्स के टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ए, बी, सी, और बी में भी जैसे B12, B21, B2. इसके अलावा विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं. ठीक है. मिनरल्स किस किस में प्रेजेंट होते हैं? मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सोडियम हो गया. सॉल्ट लेते हैं हम तो सॉल्ट में क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम. एंड वाटर H2. ठीक है. सो बेसिकली हमें फूड की ज़रूरत होती है ताकि हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाए हमारी बॉडी, और उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करके हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाए. हम डेली रूटीन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से कर पाए. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है. न्यूट्रिएंट्स क्लियर. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स, वाटर. फैट में क्या क्या होता है? बटर, चीज, घी, इन सब में फैट. मतलब बेसिकली अगर हम ये सब बैलेंस डाइट अगर हम लेंगे तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. ठीक है. और न्यूट्रिशन क्या होता है? डेफिनेशन क्या होगी न्यूट्रिशन की? तो हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स फूड को इनटेक करते हैं, यूटिलाइज करते हैं बॉडी, और उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे फंक्शंस, बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स के टाइप कितने होते हैं. न्यूट्रिएंट्स दो तरह के, न्यूट्रिशन दो तरह से हो सकता है. एक हो सकता है हमारा ऑटोट्रॉपिक, और एक है हमारा हेट्रोट्रॉपिक. अब देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. तो ऑटो से तो हमें क्लियर समझ आ रहा है कि सेल्फ मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. और हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं? जो
खुद से फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो या तो किसी और पे डिपेंडेंट है, या किसी और के फूड को यूटिलाइज करते हैं, या किसी और से फूड मांग के लेते हैं, तो वो हेटेरोट्रॉपिक हो गए। बेसिकली ऑटोट्रॉपिक में कौन आएगा? ऑटोट्रॉपिक में आते हैं प्लांट्स, और हेटेरोट्रॉपिक में कौन आते हैं? एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। बेसिकली हम बोल सकते हैं एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। क्या प्लांट्स को हम फूड देते हैं? क्या हम तो सिर्फ वाटर देते हैं उनको, और बाकी वो जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो रूट से, अगर जो हमारे घर में प्लांट्स होते हैं पॉट में जो होते हैं उनमें हम वाटरिंग कर देते हैं तो उन्हें वाटर मिल जाता है। बाकी जो ट्रीज होते हैं जो रोड्स पे होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं, उनको तो रेन जो है, रेन वाटर जो होता है वही उनका सोर्स होता है, जो कि रूट्स में एब्जॉर्ब होता रहता है। जमीन में रूट से वो लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं उस वाटर को और उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उस पर हम अभी आएंगे, ठीक है। नाउ वी स्टडी अबाउट ऑटोट्रॉपिक and heterotropic, and then we'll study about how plants prepare their food, ठीक है। So basically ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ जो प्लांट्स जो ऑर्गेनिजम्स खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। मींस द प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म हु प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स वी कॉल देम ऑटोट्रॉपिक। तो इस कैटेगरी में कौन आता है? प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं प्रिपेयर? विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। मैम ये फोटोसिंथेसिस क्या है और प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? देखो, लेट से प्लांट्स हमारे घर में, लेट से हमने अपने घर में बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, तो क्या हम उनको खाना देते हैं टाइम टू टाइम? नहीं, हम इनको सिर्फ वाटर देते हैं, ठीक है। और जो फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं उनको रेन वाटर जो होता है वो उनका सोर्स होता है वाटर का, कि उन्हें वाटर मिलता है रेन के थ्रू और वो उसको स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स। रूट्स के अंदर बहुत सारा पानी लैंड में स्टोर होता है, तो वो यूटिलाइज करता रहता है, प्लांट्स को ग्रो करता रहता है, ठीक है। तो अभी प्लांट्स को क्या रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है जिनसे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि हम उनको फूड नहीं देते, वो खुद से अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये, और हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक यानी कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, और कुछ प्लांट्स भी होते हैं, जो सम प्लांट्स जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स वो डिपेंड होते हैं अदर प्लांट्स पे, ठीक है। जैसे फंगाई हो गया, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि अपना मशरूम हो गया, ये क्या करते हैं, ये अपना फूड किसी और से लेते हैं, या तो उनके ऊपर बैठ के लेते हैं या उनसे प्रिपेयर करवाते हैं फिर लेते हैं। तो बेसिकली ये किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। कैसे? क्योंकि जो सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, सीड्स मिलते हैं, ऑयल मिलते हैं, जितने भी स्पाइसेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब हमें किससे मिलता है? हमें प्लांट से मिलते हैं। तो ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंड्स है? प्लांट्स पे। एनिमल्स पे कैसे डिपेंड्स है? चिकन मिलता है, मीट मिलता है, फिश, मटन, जो भी है, घी है, ये और डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, दूध, दही, छाछ, ये सब हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से। तो ह्यूमन बींग्स प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। तो बेसिकली ये भी हेटेरोट्रॉपिक हुए, ठीक है। अब एनिमल्स किस पे डिपेंडेंट है? एनिमल्स दो तरह के होते हैं, या तो हर्बीवोरस या कार्नि। ओमनी भी होते हैं, बट हर्बीवोरस और कार्निवोरस समझो अभी फिलहाल, कि जो सिर्फ ग्रीन ग्रास खाते हैं, मतलब बेसिकली प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो, और बेसिकली अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। तो मतलब ये भी डिपेंडेंट है किस पे? या तो ये एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को, या फिर ये प्लांट्स खाते हैं। तो मतलब ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंडेंट है। सेम ह्यूमन बीइंग प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंडेंट है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। अब हेटेरोट्रॉपिक में भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस, जैसे सेप्रोफाइट्स, ठीक है। जैसे ये अपना हो गया सेप्रोफाइट्स, इंसेक्टिवोरस हो गया, पैरासाइटिक, ठीक है। अब इंसेक्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। सबसे पहले अब हम समझेंगे कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस विच वी कॉल फोटोसिंथेसिस। अब मैम ये फोटोसिंथेसिस क्या है, इतना तो समझ में आ गया कि प्लांट्स खुद से प्रिपेयर करते हैं, अब कैसे करते हैं ये बताइए। तो रॉ मटेरियल जो यूज करते हैं प्लांट्स वो क्या क्या है, CO2, H2O, chlorophyll and sunlight. These are the raw materials which are utilized by the plants to make their own food. These CO2, H2O, chlorophyll and sunlight, these are the raw materials which are required by the plants to make their food. Okay. सबसे पहले CO2 कहाँ से मिलता है, CO2 मिलता है इनको इन्वायरमेंट से, ठीक है। अब इन्वायरमेंट से CO2 लेते कैसे हैं, इन्वायरमेंट से CO2 लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है मैम, अब हमें ये तो समझ आ गया ये रॉ मटेरियल्स है। अब ये रॉ मटेरियल्स हमें कैसे मिल रहे हैं एक एक करके मैं वो बताऊंगी। अब CO2 सबसे पहले मिल रहा है हमें विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं लीव्स पे छोटे छोटे टाइनी पोर्स जो कि इनविजिबल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। तो क्या होते हैं, टाइनी होल्स और पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, विच गैसेस, CO2 इनहेल करना, CO2 इनहेल करना और ऑक्सीजन रिलीज करना। CO2 इनहेल कर लेते हैं एनवायरनमेंट से जो कि रिलीज करी हुई होती है ह्यूमन बींग्स के द्वारा, फैक्ट्रीज के द्वारा। तो जितना भी CO2 मतलब मैक्सिमम CO2 ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होता है, स्टोमेटा से। तो स्टोमेटा में CO2 लेके आ गए। वाटर आता है हमारा रूट से। रूट्स क्या करते हैं, अंडर लैंड के अंदर से बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और रूट्स फिर इस वाटर को पास कर देते हैं स्टेम, और स्टेम को ये वाटर पास कर देते हैं लीव्स को। अच्छा, लीव्स पे आके क्या हो रहा है, तो एक चीज में ऐड करते हैं कि जैसे हम लोग अपना फूड किचन में बनाते हैं, वी मेक आवर फूड इन द किचन, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट्स की भी कोई किचन है। तो प्लांट्स की किचन, फूड फैक्ट्री क्या है, प्लांट्स की फूड फैक्ट्री है लीव्स। प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो कहाँ करते हैं, लीव्स पे। तो जो रूट से जो वाटर आया वो लीव्स पे आ गया, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू जो CO2 आई वो लीव्स पे आ गई, ठीक है। अब सनलाइट मिल ही रही है। अब सनलाइट को कौन कैप्चर कर रहा है, सनलाइट को कैप्चर कर रहा है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लीव्स का कलर ग्रीन भी इसी वजह से होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लीव्स का जो ग्रीन कलर है इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर, एज वेल एज क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट। सनलाइट को कैप्चर करता है क्लोरोफिल। वैसे तो प्लांट्स के अंदर क्या है, प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने, कैप्चर करने में और ग्रीन कलर लीव्स को प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो हमारे सारे रॉ मटेरियल रेडी हो गए। अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H12O6 एंड लॉट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। एंड ये क्या है, ये है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है हमारा प्लांट्स का फूड। तो बेसिकली हमने प्लांट का फूड रेडी कर लिया है। हमने क्या, प्लांट्स ने खुद ने, तो प्लांट्स ने खुद ने अपना फूड रेडी कर लिया है विच वी कॉल कार्बोहाइड्रेट एंड लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। अब ये कार्बोहाइड्रेट को वो एज अ फूड यूज करते हैं और इससे इन्हें एनर्जी मिलती है, ये ग्रो करते हैं, हमें वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। तो बेसिकली ये प्लांट्स का फूड है, ओके। तो अभी तक हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमें फूड की जरूरत क्या है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फिर न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करके हमें एनर्जी मिलती है, हम अपने डेली रूटीन के वर्क्स करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्लांट्स अपना कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रॉपिक
कैटेगरी में आते हैं, एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं। प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, खुद से करते हैं। कौन सी प्रोसेस होती है इन्वॉल्व, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रॉ मटेरियल होते हैं, क्या क्या होते हैं, CO2 होता है, H2 होता है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, फिर फूड प्रिपेयर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टोमेटा के बारे में हमने पढ़ा कि स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, CO2 एंड O2 का एक्सचेंज करवाती है एंड उसमें टाइनी पोर्स होते हैं जिनसे एक्सचेंज पॉसिबल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है, क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करती है। दूसरा, जो लीव्स को ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल प्रोवाइड करती है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सन अल्टीमेट सोर्स है क्या फूड का, क्या ऐसा हम कह सकते हैं, क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड? क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड? यस, कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, क्या सनलाइट नहीं हो मतलब डार्क में फोटोसिंथेसिस हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, तो प्लांट्स अपना जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही कर सकते हैं। क्या फोटोसिंथेसिस डार्क में हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब प्लांट्स सन पे डिपेंडेंट है, मतलब प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस सन से ही होगी, और प्लांट्स पे कौन डिपेंडेंट है, ह्यूमन बीइंग्स, अदर प्लांट्स और एनिमल्स, बेसिकली ऑल ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। प्लांट किस पे डिपेंडेंट है, सन पे। तो हम कह सकते हैं कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, राइट। तो ये हो गया कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट? व्हाई इज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट? क्यों है इम्पोर्टेंट, बताइए। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो देयर विल बी नो फूड, और फूड नहीं होगा तो देयर विल बी नो प्लांट्स, और प्लांट्स नहीं होंगे तो वी कांट सरवाइव, हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन फोटोसिंथेसिस बी अकर, कैन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन अदर पार्ट ऑफ प्लांट? के प्लांट के अदर पार्ट्स में, अदर पार्ट्स मतलब कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, फूड कहाँ प्रिपेयर करते हैं, फूड फैक्ट्री का है, लीव्स में फूड फैक्ट्री है जहाँ फूड प्रिपेयर करते हैं। तो क्या अदर पार्ट्स में फूड प्रिपेयर किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें लीव्स होती नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट की बात करें, कैक्टस, कैक्टस कैसे प्लांट है, इसमें लीव्स नहीं होती, इसमें सिर्फ स्टेम होती है, स्टेम होती है। तो इसीलिए स्टेम पे भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो यस, फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के अदर पार्ट्स पे भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या लीव्स जो कि रेड और ब्राउन होती हैं या वॉयलेट कलर में होती हैं, क्या उनमें भी क्लोरोफिल होता है क्या, या फिर वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं क्या? हमने क्या बोला था कि लीव्स में क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है और क्लोरोफिल ग्रीन के लीव्स के ग्रीन होने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो जो लीव्स ब्राउन होती हैं, रेड होती हैं, वॉयलेट होती हैं, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाती हैं? यस, कर पाती है। क्यों मैम, आपने तो बोला क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे बोथ हैव क्लोरोफिल।
बट क्लोरोफिल का जो मतलब ऑल लीव्स हैव क्लोरोफिल, बट क्लोरोफिल का जो परसेंटेज है वो इन लीव्स में थोड़ा कम है, इस वजह से उनका जो ग्रीन कलर है वो हाइड हो गया है, और जो दूसरा कलर है उसका परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए वो कलर दिख रहा है। समझ में आया कि जो ब्राउन और रेड कलर का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, और ग्रीन कलर का जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम है, इस वजह से ग्रीन कलर ढक गया है और ब्राउन रेड कलर की वो दिख रही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगा, राइट? उनमें फोटोसिंथेसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्गी कंटेन क्लोरोफिल। एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। अब क्या एल्गी में क्लोरोफिल होती है? यस, क्योंकि एल्गी इज ग्रीन इन कलर और क्लोरोफिल। क्या एल्गी अपना फूड बना सकती है, फोटोसिंथेसिस कंडक्ट कर सकती है? यस, एल्गी फोटोसिंथेसिस कंडक्ट कर सकती है। कैसे कर सकती है? क्या इसके पास रॉ मटेरियल हो पाते हैं? यस, हो पाते हैं, क्योंकि देखो वाटर में तो ये होती ही है, CO2 एनवायरमेंट से ले लेती है, क्लोरोफिल इसके पास भर भर के है ही, सनलाइट इसके पास है ही। जब क्लोरोफिल है तो सनलाइट को कैप्चर कर लेगा, वाटर में ये है ही, CO2 एनवायरमेंट में ले लेती है और फूड इसका पे बन जाता है। तो बेसिकली एल्गी क्या करती है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है, बना लेती है अपना फूड विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू प्लांट्स जनरेट प्रोटीन एंड लिपिड फैट्स। ठीक है, अब प्लांट्स प्रोटीन और फैट्स कैसे जनरेट कर देते हैं? हमने अभी तक इक्वेशन क्या पढ़ी कि CO2 एंड H2O और सनलाइट की प्रेजेंस में हमें क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अभी हमें पता चला है कि थोड़ा सा प्रोटीन और फैट्स भी मिलता है, प्रोटीन एंड फैट्स भी मिल रहा है। ये कैसे मिला? यहाँ क्योंकि प्रोटीन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, प्रोटीन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, इन सब के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन सब फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ तो नाइट्रोजन कहीं है नहीं। ठीक है, तो अब क्या है, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन 70 कितने परसेंटेज प्रेजेंट है, 78% हमारे इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो जब स्टोमेटा CO2 को ऑब्जॉर्व करता है, जब स्टोमेटा CO2 को एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, CO2 को लेता है, तो उसके साथ कुछ नाइट्रोजन भी आ जाती है। बट नाइट्रोजन प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स कांट कंज्यूम नाइट्रोजन डायरेक्टली। नाइट्रोजन को डायरेक्ट प्लांट्स कंज्यूम नहीं कर सकते, नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में, और नाइट्रेट्स के फॉर्म में जब वो प्रेजेंट होती है तो प्लांट्स उसको इजीली कंज्यूम कर पाते हैं विद CO2। जब स्टोमेटा CO2 को एब्जॉर्ब करता है तो उसके साथ कुछ नाइट्रेट्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जब नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो फिर सिंथेसिस होने के बाद फैट्स एंड प्रोटीन भी हमें मिलते हैं। अब ये नाइट्रेट्स कैसे आए, ऑक्सीजन जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स कैसे बना, नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स बनाने के लिए हमारे इन्वायरमेंट में एक स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट है। हमारे इन्वायरमेंट में देयर इज अ स्पेशल बैक्टीरिया व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, वी कॉल राइजोबियम। आपने सुना होगा एक बैक्टीरिया का, इसे पूरा दोबारा समझाऊंगी। एक बैक्टीरिया है हमारे एटमॉस्फेयर में जिसका नाम है राइजोबियम। तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब जो नाइट्रेट्स फॉर्म जो है वो इजीली कंज्यूम कर सकती है प्लांट्स, किसके साथ, जब CO2 कंज्यूम करेंगे। तो जब नाइट्रेट्स हमारे पास आ जाती है तो हम
प्रोटीन और फैट्स भी बना देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया है कि प्लांट्स प्रोटीन और फैट्स कैसे जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि जब CO2 आती है तो CO2 के साथ कुछ नाइट्रेट्स आ जाता है, इस वजह से प्लांट्स प्रोटीन और फैट्स जनरेट कर रहे हैं। अब ये नाइट्रेट्स कैसे आ जाता है, जबकि एटमॉस्फेयर में तो सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो चुका होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कि हमें एग्जामिन करना है कि स्टार्च की प्रेजेंस लीव्स में है या नहीं। ठीक है, तो स्टार्च क्या है, स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमें पता है फोटोसिंथेसिस हमने किया, मीन्स फोटोसिंथेसिस के बाद क्या होता है, फूड प्रिपेयर हो जाता है। फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस किया है, मीन्स फूड प्रिपेयर किया है या नहीं किया। तो उस चीज़ के लिए टेस्ट है कि हम प्रेजेंट, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, ये हम पता कर सकते हैं। कैसे, हमने 2 प्लांट लिए, ठीक है, एक को डार्क में रखा, एक को सनलाइट में रखा। ठीक है, क्योंकि डार्क में फोटोसिंथेसिस अगर होगा ही नहीं तो फूड प्रिपेयर नहीं होगा, और सनलाइट में फूड प्रिपेयर होगा, सनलाइट में फूड प्रिपेयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट डे अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट डे हम कुछ ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन लेंगे और इसमें डालेंगे, इस प्लांट में डालेंगे। तो अगर लीव्स का कलर ब्लू कलर हुआ तो इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, और स्टार्च प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि प्लांट्स ने अपना फूड प्रिपेयर कर लिया है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हो गया है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि स्टार्च की प्रेजेंस को पता करने का मतलब ये है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस अगर हुआ है या नहीं हुआ है, प्लांट्स ने अपना फूड प्रिपेयर किया है या नहीं किया। इसके लिए हमने 2 प्लांट्स लिए, एक को डार्क में रखा, एक को सनलाइट में रखा। सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर होता है, डार्क की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर नहीं होता है। नेक्स्ट डे हमने इसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डाले और हमने चेक किया कि ब्लू कलर आया है, इसका मतलब स्टार्च इसमें प्रेजेंट है। अगर ब्लू कलर है तो स्टार्च प्रेजेंट है तो इसका मतलब फूड प्रिपेयर हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हमें पढ़ा हुआ था न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो हेटरोट्रॉपिक के जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक के 3 कैटेगरी हैं। क्या क्या है, एक तो सैप्रोफाइट्स, एक पैरासिटिक और एक इंसेक्टिवोरस। ठीक है, तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिके मैटर पे डिपेंड करते हैं। मतलब डेड एंड डिके मैटर जो होता है उस पर क्या करते हैं ये लोग, उसमें अपना जूसेस रिलीज करते हैं और डेड एंड डिके मैटर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं किस पे, डेड एंड डिके मैटर। डेड और डिके मैटर जो भी होता है, जो भी डेड हो चुका हुआ मैटर होता है, चाहे वो छोटे एनिमल्स हो, चाहे फ्रूट्स के पील्स हो, जितना भी डिके मैटर होता है, डेड होता है, उसमें से ये क्या करते हैं, ये उसमें से जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उनको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल क्या है, इनका एग्जाम्पल है जैसे फंगाई। फंगाई में क्या हो गया, फंगाई के अंदर जैसे ईस्ट और मशरूम। तो ये अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है, ये अपना फूड कैसे लेता है, ये डेड एंड डिके मैटर पे जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उनको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं पैरासिटिक पे। तो पैरासिटिक में क्या होता है, पैरासाइटिक में एग्जाम्पल है कस्कटा। अब ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ के अपना फूड इनटेक करते हैं। मतलब कोई और ऑर्गेनिज्म है जिसपे ये, वो होस्ट है जिसके ऊपर ये रहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये खुद फूड होस्ट के थ्रू लेते हैं। मतलब उनके ऊपर बैठ के फिर उनके ऊपर लाए करके ये अपना फूड उनसे लेते हैं। तो ये हो गए हमारे पैरासिटिक, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी पिक्चर लाइक शेप होती है। पिक्चर लाइक शेप का मतलब होता है कि उनकी जो लिड होती है, मतलब लिड होती है वो ऐसे ओपन क्लोज ऐसे होती है। तो उनकी जो शेप है ऐसे ओपन हो जाती है और उसमें क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि जो ओपन हो रही है लिड, उसमें क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है।
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और वो क्या करता है, फिर वो कैप्चर्स कर लेता है इंसेक्ट को, उसमें फंसा लेता है और इंसेक्ट को फंसाने के बाद उनके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये ले लेते हैं। तो मतलब कुछ ऐसे प्लांट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनमें पिक्चर शेप होती है, लिड ओपन होती है, इंसेक्ट फंस जाते हैं और वहाँ ये क्या करते हैं, कुछ जूसेस एक्सक्रीट करते हैं और फिर क्या होता है, वो मिक्स होके उसमें से जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉपिक के 3 टाइप्स कौन कौन से हो गए, सेप्रोफाइट, पैरासाइटिक, इंसेक्टिवोरस। सेप्रोफाइट क्या होते हैं, जो डेड एंड डिके मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि यीस्ट और मशरूम, जो डेड एंड डिके मैटर में अपना जूसेस सीक्रेट करते हैं और उस सॉल्यूशन में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासाइटिक क्या होते हैं, ये होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, किसी और प्लांट के ऊपर होते हैं और वहां से अपना फूड इनटेक करते हैं। और इंसेक्टिवोरस क्या होता है, वो ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कि पिचर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, थ्रेड्स में फंसा लेते हैं और फिर वहां उनसे अपना फूड रिसीव करते हैं। तो ये हो गया हमारा हेटेरोट्रोपिक। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या है कि अभी जैसे हमने पढ़ा हेटेरोट्रोपिक में कि एक प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंड है, तो एक सिम्बायोटिक रिलेशन भी वो फॉलो करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मतलब वो उसकी हेल्प करता है, वो इसकी हेल्प करता है। मतलब कि मैं तुम्हें फूड दूंगा तो तुम मुझे शेल्टर दो इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड शेल्टर। या तो वो एक दूसरा, मतलब एक अगर सामने वाले को शेल्टर प्रोवाइड करेगा तो सामने वाला उसको फूड प्रोवाइड करेगा। तो जिसके एग्जाम्पल है, जैसे फंगाई है। फंगाई कहाँ रहती है, रूट्स ऑफ द ट्रीज, ट्रीज की रूट्स में रहती है। ठीक है, अब फंगाई को फूड कहाँ से मिलता है, भाई ये तो ट्रीज की रूट्स में है, तो ये क्या करती है, प्लांट से अपना फूड ले लेती है, प्लांट इसको फूड प्रोवाइड करता है। अब ये बदले में प्लांट को क्या देती है, तो ये बदले में प्लांट को वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्बिंग, तो उसमें क्या करती है, ये हेल्प करती है। मतलब फंगाई ट्रीज को वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, तो इन रिटर्न ट्रीज जो है फंगाई को क्या देते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वैसे दूसरे एग्जांपल क्या है, फंगाई और एल्गी का देखो, तो ये दोनों भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, अब एल्गी तो खुद अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है क्योंकि ये ग्रीन इन कलर है। ठीक है, तो एल्गी क्या कर रही है, एल्गी फंगाई को फूड प्रोवाइड कर रही है, फूड टू फंगाई, एंड फंगाई फिर इन रिटर्न क्या कर रही है, अगेन फंगाई वही हेल्प कर रही है, मिनरल्स एंड वाटर, मिनरल एंड वाटर्स टू एल्गी। तो ये क्या कर रहे हैं कि तुम मुझे इस चीज में हेल्प करो, मैं तुम्हें उस चीज में हेल्प करूंगी, और दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हुए एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। इसका एक एग्जांपल और है, देखो एक एग्जांपल क्या है, जैसे राइजोबियम का मैंने बताया आपको कि राइजोबियम एक स्पेशल बैक्टीरिया है जो कि प्लांट्स में रूट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट्स की रूट्स में रहता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और नाइट्रेट्स को फिर प्लांट्स इजीली कंज्यूम कर पाते हैं। तो राइजोबियम ने क्या हेल्प की, कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, एंड नाउ नाइट्रेट वी कैन कंज्यूम, मतलब प्लांट्स जो है नाइट्रेट को कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कंज्यूम करने लायक इसने बना दिया। तो ये तो हो गया राइजोबियम का। अब इन रिटर्न प्लांट्स क्या हेल्प कर रहे हैं, प्लांट्स उसको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो रूट्स में रहता है तो प्लांट से ही फूड ले रहा है। तो मतलब उसकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो प्लांट पूरी कर रहे हैं, और प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो राइजोबियम पूरी कर रहा है कि वो फिक्स कर देता है नाइट्रोजन को इनटू नाइट्रेट्स। तो ये हो गया हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है कि दो लोग अपना फूड और शेल्टर किसी न किसी वे में एक दूसरे की हेल्प करते हैं और दोनों की नीड्स को फुलफिल करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रीप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। हम रीप्लेनिश कैसे कर सकते हैं सॉइल को। रीप्लेनिश का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, सॉइल को कंटिन्यूसली यूज करने के बाद सॉइल की क्वालिटी पुअर हो जाती है। मैम सॉइल को हम कहाँ यूज करते हैं, सॉइल को प्लांट्स में। देखो प्लांट्स में जो सॉइल होती है, प्लांट्स में जो सॉइल यूज हो रही है, अब हमें
बार बार फ्रूट्स मिल रहे हैं, लीव्स मिल रही है, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं, हम प्लांट्स बार बार उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, सेम सॉइल यूज कर रही है प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स तो सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूज करती है, सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं दैट आर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, ठीक है। और फिर प्लांट्स हमें चीज़ें देता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब चीज़ें। अब क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस यूज़ की वजह से इसकी जो क्वालिटी होती है वो हो जाती है पुअर। अब हमें फिर इसकी क्वालिटी को वापस से इम्प्रूव करने के लिए इसको रिप्लेनिश करना पड़ता है। रिप्लेनिश मीन्स क्वालिटी को इम्प्रूव करना। अब वो कैसे कर सकते हैं हम, इसमें बेसिकली नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम। तो ये सब चीज़ें सॉइल में ऐड करेंगे तो ये वापस से रिप्लेनिश हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं उसके लिए या तो मैन्योर ऐड करते हैं सॉइल में या फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स वी कैन रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि एक सॉइल को तुम बार बार यूज करोगे, सेम सॉइल को। अब आपने देखा होगा ना, आपके घर पे खाद डालते हैं बीच बीच में, उसमें क्विल्टिंग करते हैं उसकी, ताकि नीचे वाली सॉइल ऊपर आ जाए, ऊपर वाली सॉइल नीचे चले जाए। या फिर वाटर की वजह से क्या होता है कि वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होता है तो एक ब्लॉकेज हो जाता है, अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही होती है, सनलाइट नहीं जाती प्रॉपर, तो उसको बार बार टिल्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसको रिप्लेनिश करना पड़ता है। रिप्लेनिश करने के लिए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। इसमें प्रेजेंट क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हमारी जो सॉइल है वो रिप्लेनिश हो जाती है, मीन्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स हो जाती है, और देन वी कैन यूज दैट सॉइल फॉर इन प्लांट्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ हम एक लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर से ही रिलेटेड है, सेल। सेल क्या है, हमारी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेल क्या है, हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई होती है, मिलियंस ऑफ सेल। ओके, देखो नॉर्मल जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम से। एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, लिविंग एटम्स। लिविंग एटम, नॉन लिविंग एटम्स भी होते हैं और लिविंग एटम्स भी होते हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो एटम से बनी होती है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। जब मिलियंस ऑफ एटम्स मिलते हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं तो एक सेल बनती है। जो मिलियंस ऑफ सेल कंबाइन होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल कंबाइन होते हैं तो एक टिश्यू बनता है। जब थाउजेंड्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। ऑर्गन कैसे, जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, ये ऑर्गन्स हैं। तो ये ऑर्गन किससे बनते हैं बहुत सारे जब टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। और सारे ऑर्गन्स जब कंप्लीट बॉडी में फॉर्म होते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है, मीन्स एक ह्यूमन बॉडी या फिर एक एनिमल बॉडी बनती है जब ऑर्गन सारे स्ट्रक्चरली मैनेज्ड होते हैं, ठीक है। तो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक यूनिट होती है, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल का स्ट्रक्चर हुआ ऐसा, ठीक है। अब ये जो आउटर लाइन है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये जो आउटर कवरिंग है दिस वी कॉल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें एक फ्लूइड फिल होता है दैट वी कॉल साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो मतलब ये सेल का स्ट्रक्चर है, आउटर कवरिंग वी कॉल सेल मेम्ब्रेन, द सेंटर वी कॉल न्यूक्लियस, द फ्लूइड विच इज फिल्ड इनसाइड द सेल दिस वी कॉल साइटोप्लाज्म। और इसमें एक सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं कई सारे। तो ये जितने भी मतलब एक फ्लूइड जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर जो काफी सारे ये प्रेजेंट है, इन सबको हम क्या बोलते हैं कंबाइनिंगली सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। इनके नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया,
जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है हमारे रेस्पिरेशन के लिए। हमारा जो फूड ब्रेकडाउन होता है, फूड जो ब्रेकडाउन होता है बॉडी में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो हमें एनर्जी मिलती है वो कहाँ होती है, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, सेम नेक्स्ट है एक इसमें गोल्गी एपरेटस हो गया, और एक हो गया, और ये हो गए हमारे लाइजोसोम्स। ठीक है, तो गोल्गी एपरेटस का क्या फंक्शन है, ये करते हैं हमारे एक्सपोर्ट करते हैं मटेरियल्स को आउट ऑफ द सेल। ये क्या करते हैं, जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम इनका होता है, गोल्गी एपरेटस का। और हमारे जो लाइजोसोम्स होते हैं ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस है, ये मेम्ब्रेन है आउटर कवरिंग जो है, और ये अंदर जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म है। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। गोल्गी एपरेटस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के लिए, एंड लाइजोसोम्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डाइजेशन। तो ये हो गया हमारा लास्ट टॉपिक सेल, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। आप लोग ये वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, इसमें सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। थैंक यू।